नरक भाग 1। लेखक इंद्रजीत कुमार। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, उसी शहर के एक बड़े बंगले में नाइट पार्टी चल रही थी। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां आए थे। आज एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने पार्टी जो रखी थी। पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए इतने लोग आए थे। सिद्धार्थ नाम था जिसने ये पार्टी रखी थी। आज उसकी गर्लफ्रेंड अवनी का बर्थडे जो था, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अवनी को इम्प्रेस करने में, और उसकी मेहनत सफल भी हो गई थी। अवनी एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो मुंबई फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पूरी करने आई थी और मुंबई के रंग में इतनी रंग गई थी कि उसने अपने संस्कार, लोक लाज सब ये सोचकर भुला दिया था कि मैं आज की आजाद लड़की हूँ। मैं हर वो काम करूंगी जो सब करते हैं और लड़कों से भी आगे रहूंगी। उसने शराब सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों को देखकर। अवनी बला की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। उसके फिगर के चर्चे उसके कॉलेज में लोग शौक से करते थे और वो भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपने आप को दिखाने में। अक्सर छोटे कपड़े पहनकर घूमती और सिगरेट तो उसकी जान थी। बिना सिगरेट के अब वो रह ही नहीं पाती थी। अवनी एकदम आज के जमाने की लड़की थी या कुछ ज्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी। शायद इसीलिए इतने बड़े बाप का बेटा अपना दिल हार बैठा था उस पर। अवनी और सिद्धार्थ एक दूसरे को एरोटिक तरीके से किस करते हुए सिद्धार्थ उसे अपने कमरे में ले जा रहा था। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। साथ ही अवनी थोड़ी घबरा भी रही थी। उसने नाखून चबाते हुए कहा, सिद्धू, मैं थोड़ी नर्वस हूँ यार। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। सिद्धार्थ ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये लो, इससे तुम घबरा रही हो? अरे बहुत मजा आएगा बेबी, मेरा यकीन करो। अच्छा ये लो, तुम्हारी नर्वसनेस दूर करने की दवा। सिद्धार्थ ने एक सिगरेट अवनी को दिया। लव यू यार, मैं इसे ही मिस कर रही थी। उफ। अवनी ने सिगरेट के 2-3 कश लगाए। अवनी धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। उसे देख सिड भी बहक रहा था। दोनों ने एक नशीले अंदाज में एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे के पास आए। अवनी ने सिड को बेड पर सुलाया और उसकी शर्ट उतारने लगी। सिड अपनी ही दुनिया में और गहराई से डूबता जा रहा था। अवनी का हाथ धीरे धीरे सिड के पूरे शरीर पर दौड़ रहा था। उसका हाथ बेल्ट के पास आया ही था कि तभी अचानक बाहर किसी की चीख सुनाई पड़ी। अवनी गुस्से से बाहर गई, पर बाहर कुछ नहीं था। बाहर सब कुछ नॉर्मल था। वो गाली देते हुए कमरे में आई, तभी उसकी चीख निकल पड़ी, आह मम्मी। अवनी जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड खून से रंगा पड़ा था। किसी ने उसकी गर्दन रेत कर उसका खून कर दिया था। पूरा बेड खून से लाल हो चुका था। आप आज जो कहानी सुनने जा रहे हैं, इसमें कई शब्द, कई वाक्य आपको हो सकता है कि अश्लील लगे, आपको समझ ना आए कि क्या ये होना जरूरी था। पर यकीन मानिए, आप इस कहानी के सफर में जो भी सुनेंगे, देखेंगे, ये आपको आज की कुछ बुराइयों को प्रकट करेगा, आज के समाज की हालत से रूबरू करवाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नरक का एक रहस्य भरा रोमांचक सफर। प्रेजेंट डे। जल्दी चलो, नए साहब आ गए हैं। एक कांस्टेबल अपनी चाय का कप रखते हुए बोला, जो शायद किसी जल्दी में था और डरा हुआ भी था। तभी पीछे से एक और कांस्टेबल भागते हुए आया और दुकान में हफ्ता ले रहे एक कांस्टेबल को बोला, अबे जल्दी चलना, हफ्ता बाद में लेना, साहब आ गए हैं। सारे कांस्टेबल जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन गए। आज वहाँ एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ था। नाम था विजय कुमार। नाम के जैसा ही उसका काम भी था। एक बार जो काम हाथ में ले लेता, उस पर विजय पाकर ही रहता। शहर में पिछले हफ्ते कुछ ऐसा कांड हो गया था कि पुराने इंस्पेक्टर को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बदले ये नया इंस्पेक्टर आया था। थाने के अंदर, हाँ तो क्या खबर है? उन लड़कियों के घर वालों को पता चला? आते ही उस इंस्पेक्टर ने तहकीकात शुरू कर दी थी। सर, आपका इंट्रोडक्शन? एक कांस्टेबल ने कुछ सोचकर पूछा। तुझे मेरा इंट्रो चाहिए? नहीं, तू है कौन? एमएलए है, एमपी है कौन बे? साला, शहर में 3-3 मर्डर हो गया और इनको इंट्रो चाहिए?
मेरा इंट्रो मेरा काम देगा, काय समझ ले। हाँ साहब। बाकी सारे कांस्टेबल ने एक साथ जवाब दिया। सॉरी सर, वो आदत। उस कांस्टेबल ने बाद में कहा, आज के बाद से ये घटिया आदतों को बदल दो और आशा आहे कि आपण मला समझून घ्याल। सर मुझे मराठी नहीं आती, उस कांस्टेबल ने कहा। सर, इंस्पेक्टर वाणी। तभी बाहर से खूबसूरत लेडी ऑफिसर विजय को सलाम ठोकते हुए आई। हाँ वाणी, तुमसे बात हुई थी फोन पर, तो क्या रिपोर्ट है? सर, उन 3 लड़कियों में से एक लड़की का चेहरा पता चला है, बाकी 2 लड़कियों को एसिड से जला दिया गया है। चेहरा पता ही नहीं चल रहा है। ओके। और एक लड़की जिसका पता चला, वो कौन है, किसके घर की है? सर, प्रीति नाम है, कबीर सिंह की बंदी ना, एक कांस्टेबल ने मजाक से कहा। इतने में विजय जोर से चिल्लाया, मजाक चल रहा है यहाँ? सालो, तुम लोगों की मैं अलग से क्लास दूंगा, पहले ये केस सॉल्व हो जाए। बहुत सुन रखा है तुम लोगों के बारे में। हाँ वाणी, तुम क्या कर रही थी? सर, वो लड़की एमएलए की पोती है। व्हाट द हेल? मतलब अब एमएलए हमारी उंगली करेगा? डैम इट। वाणी, केस को अब जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर, लगता नहीं कि ये केस इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला है। अभी तक उन 2 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वैसे हुआ क्या था, मुझे पूरी डिटेल बताना जरा। सर, कुछ हफ्ते पहले शहर में 3 लड़कियां किडनैप हो गई। 1 मिनट, जब लड़कियां किडनैप हुई तो उनके घर वालों को तो पता होगा ना? उनके घर वाले एफआईआर दर्ज कराने आए ही होंगे, विजय ने वाणी को टोकते हुए कहा। नहीं सर, एक्चुअली वो लड़कियां किसी और शहर से थी, सिर्फ एमएलए की पोती को छोड़कर। और इतने बड़े शहर में कैसे पता चलेगा कौन कहाँ है? वाणी ने अपनी बात पूरी की। आपको कैसे पता लड़कियां किसी और शहर से हैं? सर, 4 दिन पहले 3 अलग अलग जगह इन लड़कियों की लाश मिली। लोगों ने देखा तो हमें बताया। हम जब पहुंचे तो देखा तीनों को बेरहमी से मारा गया था और पूरे चेहरे को बर्बाद कर दिया गया था। और जब हमने तलाशी लेना शुरू की तब हमें तीनों के पास से एक चिट्ठी मिली। और कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? विजय ने बीच में टोकते हुए कहा। उसमें लिखा था कि अपनी बेटियों को बहुत पतंग की तरह आसमान में उड़ाया, कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी थी। अब समय आ गया था उनके कटने का, सो किसी को तो काटना था। मैंने वो शुभ काम कर दिया और कुछ नहीं। और हर चिट्ठी में एक पता था। उस पते के नीचे लिखा था, लाशें अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा देना। और वो 2 एड्रेस मुंबई का नहीं था, इसलिए कहा कि दोनों लड़कियां बाहर से आई थी। अच्छा, दोनों एक दूसरे को जानती थी क्या, या प्रीति इन दोनों को जानती थी, कुछ पता है? सर, ये केस लोखंडे सर देख रहे थे, अब वो नहीं है तो सब इधर उधर बिखर गया है, इसलिए आपको शुरू से सब कुछ करना होगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, काम सब अब से आपको हैंडल करना है। हाँ, जानता हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वैसे किसी का कॉल, लेटर और कुछ आया था क्या? नहीं सर। ये क्या हुआ? ये तो चुतियापा है साला, मुझे लगा पैसों की मांग करेगा या कुछ और लिखा होगा। चिट्ठी में ये तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वही तो सर, और आसमान में उड़ने से उसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे वो तीनों चिट्ठियां चाहिए। सर, वो तो गुम गई। व्हाट? गुम गई? कैसे गुम गई? यार, यहाँ चल क्या रहा है? कोई मेरा कभी इंट्रो मांगता है, कोई कबीर सिंह को लेकर जोक मारता है, और अब ये व्हाट द हेल गोइंग ऑन हियर? सॉरी सर, वाणी बोली। ये कैसे हुआ? ये तीनों की तीनों चिट्ठियां एक साथ कैसे गुम गई? मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। सर, मैं उस वक्त नहीं थी, वाणी ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। तो फिर कौन था? और इतना लापरवाह कोई कैसे हो सकता है? लोखंडे सर थे जो अब सस्पेंड हैं, और उनके बदले आपको बुलाया गया है। वो मादर। तभी विजय को एहसास हुआ कि वो अपने पुराने पुलिस थाने में नहीं है। उसने फिर याद करते हुए अपनी जुबान पर लगाम लगाया। वैसे सर, आप यहाँ बिंदास बोल सकते हैं। लोखंडे सर तो खुल्लम खुल्ला गाली देते थे, एक कांस्टेबल ने चुटकी लेते हुए कहा, जिसका नाम अरुण शर्मा था, जिसे लोग शर्मा जी कहकर बुलाते थे। भूलो मत, इसीलिए ही तो वो सस्पेंड भी हुआ था, वाणी ने गुस्से से कहा। वैसे आपको देखकर लगता है कि लोखंडे कुछ खास पसंद नहीं था आपको, विजय ने पूछा। मुझे क्या, यहाँ किसी को भी वो नहीं पसंद था, सिवाय कुछ ठरकी लोगों को छोड़कर। वाणी की बात में कुछ था, कुछ रहस्य था, शायद विजय समझ गया था। उसने हुक्म दिया वाणी को, मिस वाणी, आपसे कोई जरूरी बात करनी है, जरा मेरे केबिन में आएंगी? हाँ, अब तो केबिन में ही बातें होंगी। मनोहर नाम के एक कांस्टेबल ने दांत दबाते हुए कहा ही था कि विजय ने सुन लिया, और विजय जोर से चिल्लाकर बोला, बेंचोद, काम के वक्त काम ही करना,
समझ आया? वरना ये जो तेरा तोन भरा है ना बेमानी के पैसों से, 1 मिनट में फाड़ दूंगा। वहां के लोग सहम गए। लोग समझ गए कि कोई मामूली ऑफिसर नहीं आया है यहाँ। विजय लोगों से वैसे ही बात करता था जैसे लोग उसके सामने इमेज बनाते थे। वाणी चुपचाप विजय के केबिन में चली गई। केबिन के अंदर, हाँ तो वाणी, मुझे लोखंडे के बारे में सब कुछ जानना है। मतलब कैसे वो अचानक सस्पेंड हो गया? सस्पेंड नहीं हुआ सर, उसने खुद अपना इस्तीफा दिया था, वाणी ने जवाब दिया। क्यों भला? इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आखिर वो कहाँ गया? सर आप लॉकअप के अंदर जाइए, वहां आखिर में एक कैदी है, अवनी नाम है उसका, उससे पूछ लीजिए, वो आपको सब बता देगी, वाणी ने इशारा करते हुए कहा। हाँ मैं जाऊंगा ही बाद में, पर मैं अभी लोखंडे के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर मुझे उसके बदले यहाँ भेजा गया है तो मुझे ये सब तो पता होना ही चाहिए ना। इसीलिए अभी आप बता देती तो ज्यादा बेहतर रहता, विजय ने हुक्म जारी करते हुए कहा। ठीक है सर, तो सुनिए। सर उस सेल में जो लड़की है उसका नाम अवनी है। लोखंडे ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, उसे बहुत टॉर्चर किया है। अब बुरे कर्मों का फल तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल। ऐसा क्या करता था और क्यों? और उस लड़की की क्या कहानी है? विजय ने सोचते हुए पूछा। उसकी कहानी आप उसी से पूछ लीजिएगा। मैं अभी फिलहाल लोखंडे के बारे में बताती हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने झेला है उस लोखंडे को। ओके बताओ, क्या हुआ था अवनी के साथ? इंस्पेक्टर लोखंडे को सस्पेंड क्यों किया गया था? चिट्ठियां किसने गायब की थी? क्या नए इंस्पेक्टर विजय कुमार सब कुछ ठीक कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए सुनिए नरक का अगला भाग। कर हैरानी हुई, मैंने पूछा, क्यों, यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नाम की चीज नहीं है क्या? मैडम ये सब कैलेंडर में तस्वीरों के नीचे लिखी ही अच्छी लगती है, दरअसल जिंदगी में इनका कोई काम नहीं। कायरे शर्मा, जा एक मस्त कटिंग बॉल के आ, चल जा। पीछे से लोखंडे ने आते हुए कहा। मैं पीछे मुड़ी, उसे सलाम किया और पहली बार मिली उस लोखंडे से। वो देखकर ही करप्ट ऑफिसर लगता था। लंबी कड़क मूछें, सर आधा गंजा और पेट सरकारी खजाने की कोठरी से भी ज्यादा बड़ा। मैंने भी उसे जवाब दिया, सर जिंदगी में रूल रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, वरना आप में और चोर बदमाश में कोई फर्क नहीं रह जाता। देखिए मैडम ये सब बातें हैं और आप अभी नहीं हैं, थोड़ा जोश है और कोई बात नहीं, उसने मुझे घूरते हुए कहा। वैसे साहब आज कैसे आना हुआ? अरे अब क्या बताऊं, घर पर आराम कर रहा था, उस कमिश्नर का ऑर्डर आ गया कि थाने में एक नई ऑफिसर आने वाली है, उसे देखाओ। बस मैं भी आ गया उसे देखने, क्योंकि यहाँ वाली आई है, वाला आता तो भाड़ में जाए, मला काय करायचे होते। उसने हंसते हुए कहा। देखिए सर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, और वहां से चली गई अपने डेस्क पर। बहुत गर्म मिजाजी लगती है, लोखंडे ने मनोहर को आंख मारते हुए कहा। मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस वर्स्ट हो चुका था उस लोखंडे की वजह से, और उस दिन के बाद से तो मैंने उस थाने में ऐसी ऐसी चीजें देखी कि अगर बताऊं तो लोगों को हम पुलिस वालों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता, विजय ने गंभीर भाव से कहा। बदले में वाणी मुस्कुराकर बोली, आपको इन सब से क्या मतलब है? आप मर्द हैं, बाकी ये सब तो औरतें सहती हैं और किसी एक फील्ड में नहीं। आप खुद एक बार सोच कर देखिए, लड़की को हीरोइन बनना है तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ता है, किसी स्पोर्ट में जाना है तो वहां भी कोच या मास्टर को खुश करना पड़ता है, ऑफिस में काम करो तो बॉस को खुश करना पड़ता है, जिस्म का सौदा करो और ऊंचाई हासिल करो। टैलेंट, हुनर, ये सब तो नाम के रह गए बस। और अब यहाँ पुलिस स्टेशन में भी आपको पता है, यहाँ पुलिस थाने में पीठ पीछे क्या क्या होता है। वाणी गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस दिन के बाद से मैं लोखंडे को समझ गई थी और उससे दूर भी रहने लगी थी, पर किसी न किसी काम से उसके केबिन में मुझे जाना ही पड़ता था, और अब तो वो हर दिन थाने आने लगा था। उसके साथ और 2 कांस्टेबल तावड़े और चरण दोनों मेरे पीछे कमेंट्स करते, गंदी बातें करते। बहुत दिन से ये सब देखकर सुनकर बर्दाश्त कर रही थी, पर जितना मैं चुप रहती थी उतना उन दोनों को बढ़ावा मिल रहा था। और फिर एक दिन मैं अपनी स्कूटी से उतरकर थाने आ रही थी, तभी मैंने तावले और चरण को पार्किंग के बगल में
आम के पेड़ के नीचे देखा। मन में ख्याल आया क्यों ना आज इनका पर्दाफाश किया जाए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। मैं अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके उस पेड़ के पीछे चुपके से छुप गई और उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। वहां से उनकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन जो बोलो, वाली मैडम को देखकर अरमान जागने लगता है, तावले ने कहा। अरे जब वो चलती हैं तो देखता नहीं कैसे हिलते हैं। पीछे तो और भी। चरण ने हंसते हुए जवाब दिया। कभी कभी मन करता है कि सामने से मांग लूं एक बार। हाँ बे चूतिए, लगता है घर में बीवी कम पड़ जाती है। हफ्सी साले। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पेड़ के पीछे से उन लोगों के सामने आ गई। मुझे देखकर उनके पसीने छूट गए, उनकी बोलती बंद हो गई थी। मैडम आप यहाँ? तावले ने खुद को संभालते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोल रहे थे ना, बोलो, मुंह पर बोलो ना, पीठ पीछे क्या बोलते हो ना मर्दो। सॉरी सॉरी मैडम, हमें माफ कर दो, चरण ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बस अब बहुत हुई माफी। अब तुम्हारी बात कमिश्नर स्तर के पास जाएगी, वही माफी मांगना। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है अपने फोन में। अब तुम लोगों को तुम्हारी औकात पता चलेगी। अगले दिन। आइए मैडम आइए। जैसे ही मैं थाने पहुंची, लोखंडे दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ सर? मैंने अंदर जाते हुए कहा। मेरे पीछे पीछे वो भी आया, मेरे डेस्क के टेबल पर आकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। क्या हुआ ये तो आप मेरे को बताइए। मैं क्या बताऊं? मैंने उसे इग्नोर करते हुए कहा। सुना है आप तावड़े और चरण की जासूसी करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं छुप छुप कर। क्या ये सब आपको शोभा देता है? सर मैं वही बातें सुनती हूँ जो ये लोग मेरे बारे में करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या बात करते हैं आपके बारे में? उसने टोकते हुए कहा। वो मैं आपको नहीं बता सकती, और वैसे भी आपको इन सब से क्या मतलब है? अरे मतलब कैसे नहीं है? इस बार उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। साला, मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं रहेगा तो किससे रहेगा? मैं क्या कोई मजाक हूँ? लोखंडे नाम है मेरा, लोखंडे। उसकी आवाज ने थाने में सन्नाटा ला दिया। सब सहम गए, पर मैं नहीं डरी। मैंने उठकर जवाब दिया। सर ये मेरा पर्सनल मैटर है, और आप बीच में ना ही आए तो अच्छा होगा। इतना कहकर मैं बाहर चली गई। मैं बाहर चाय की दुकान पर बैठी थी, तभी शर्मा आया मेरे पास। अरे शर्मा, तू यहाँ, क्या बात है? मैडम आज आपने हिला कर रख दिया, वरना कोई उसके सामने मुंह तक नहीं खोल पाता था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरी जगह कोई और रहती तो वो भी यही करती। नहीं मैडम, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाती। आपको पता है यहाँ एक भी लेडी कांस्टेबल या लेडी ऑफिसर क्यों नहीं है? क्यों? कुछ साल पहले 2 लेडी कांस्टेबल आई थी बिहार से। दोनों साथ साथ रहती थी, खाना पीना सब एक साथ साथ होता था। कुछ ज्यादा ही खुली मिजाज की थी। लोखंडे की नजर उन दोनों पर थी, ये मुझे पता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा क्या हुआ? दोनों ने जहर खा लिया। अरे क्यों, ऐसा क्या हुआ? मुझे याद है, मेरी नाइट ड्यूटी का पहला दिन था। मैं बाहर खाना खाने गया था। जब मैं लौटा तो मैंने देखा लोखंडे सर उन दोनों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मुझे झटका लगा ये सब सुनकर। मैंने कहा व्हाट, और वो दोनों ने कुछ नहीं कहा। क्या वो मान गई थी? उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कुछ सीक्रेट उन दोनों का लोखंडे सर के पास था, जिससे वो उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहे थे, और जब मन करता था उनके घर पहुंच जाते थे बिना किसी कारण के। लोखंडे सर ने उनको इतना परेशान किया कि मैं क्या बताऊं। गलती क्या थी वैसे उन दोनों की? यही कि उन दोनों में से एक ने लोखंडे सर की केबिन में उनको थप्पड़ मार दिया था, बस। और क्या? और फिर क्या हुआ? उन दोनों ने खुद को बदनामी के डर से मौत को गले लगा लिया। ना कोई केस बना, ना कोई एफआईआर दर्ज कराई गई। लोखंडे साहब ने सब सुलटा कर दिया। और मैडम, आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं ताकि आप भी सावधान रह सको, क्योंकि आपने अब पंगा जो ले लिया है। ऐसा कैसे? यहाँ थाने में इतने लोग हैं, उनकी इतनी हिम्मत। वो जो कैदी, क्या नाम है उसका, अवनी, हाँ, उसके साथ जब जी आया कुछ भी करते हैं। कभी बिना कपड़ों के रस्सी से बांध देते हैं, कभी अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। मैं कुछ देर के लिए सुनने पड़ गई। जब मैंने ये सब सुना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। सर,
एक और लाश मिली है। तभी केबिन में शर्मा जी आए। ओके, वाणी बाद में कहानी खत्म करेंगे, अभी काम कर ले। विजय वाणी को कहता है जो अपनी कहानी बताने में किसी और ही दुनिया में चली गई थी। हाँ सर, चलिए। वैसे शर्मा जी कहाँ मिली है लाश? अपने आप को वर्तमान में लाते हुए वाणी कहती है, ये सब क्या हो रहा था? लाशों के मिलने का सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा? कौन किलर है इन सारी घटनाओं के पीछे और उसका मकसद क्या है? क्या ये सब राज खुल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए नरक का अगला भाग। नरक भाग 3। मुंबई के एक छोटे टाउन में जंगल के बीचों बीच किसी ने एक लड़की को मारकर फेंक दिया था और उसके चेहरे को भी एसिड से जला दिया गया था। व्हाट द हेल? यार, ये सब हो क्या रहा है? इस हफ्ते ये चौथा मर्डर हुआ है। लोग हमारी जान ले लेंगे, मीडिया हमें छोड़ेगी नहीं। विजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सर, बड़ा अजीब हो रहा है ये सब। ना कोई धमकी, ना पैसों की डिमांड। आए दिन सिर्फ लाशें मिल रही हैं। ये किलर आखिर चाहता क्या है? ये किलर क्या चाहता है वो तो हमें तभी पता चलेगा जब उन 2 लड़कियों का चेहरा पता चलेगा। और हाँ, इसका भी पता करो। और देश पांडे सुनो। जी सर, देश पांडे ने जवाब दिया। तुम शहर में पता करो कि किसके किसके घर की लड़कियां घर नहीं लौटी या गायब हैं। जो लड़कियां दूसरे शहर से आई हैं उसके बारे में भी पता करो। कहीं तो रहती होंगी ना, हॉस्टल में, लॉज में। और हाँ, कॉलेज में भी पता करो कि ऐसी कोई स्टूडेंट है जो अभी फिलहाल कॉलेज नहीं जा रही। ओके सर, कुछ भी पता चले सबसे पहले मुझे खबर करो, ठीक है? जी सर, एक सवाल है। वाणी ने अपने मुंह से मांस खटाते हुए कहा। क्या सवाल है? अक्सर देखा गया है लड़कियां जब भी किडनैप हुई हैं और उनकी लाशें मिली हैं तो 90% केस में लड़कियों के साथ रेप होता है और फिर उसे मारकर फेंक दिया जाता है। पर इन 4 लड़कियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या चाहती हैं? इनके साथ रेप होता तो अच्छा होता। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। कम ऑन वाणी, ये दूसरा केस है। ये कोई रेपिस्ट वाला केस थोड़ी ही है। यहाँ मामला कुछ और है। और वैसे ये जो लड़की की लाश मिली है इसे चेक नहीं किया गया है। अच्छा, और मामला क्या है सर? वाणी ने गौर करके पूछा। वही तो हमें पता करना है, विजय ने आंख मारते हुए कहा और आगे चला गया। पुलिस को अब चूड़ियां पहनकर घूमना चाहिए। उनके बस का अब कुछ भी नहीं रह गया है। सबके सब सिर्फ माल कमाने में लगे हैं। क्या बकवास कर रहा है शर्मा तू? विजय ने चिल्लाते हुए कहा। साहब, अखबार में ऐसा लिख कर आया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। शर्मा ने अपनी सफाई दी। अच्छा, ये अखबार बंद कर और बता क्या हुआ और कुछ पता चला? और मिस वाणी कहाँ है? विजय ने एक फाइल को पलटते हुए पूछा। सर, वो सब छोड़िए और मसाले वाली खबर सुनिए, शर्मा ने इशारा करते हुए कहा। अच्छा, और वो क्या है? सर, एमएलए आज हमारे थाने आ रहा है। इतने दिनों से बनारस दर्शन करने गया था, पोती की खबर सुनकर आज आपसे पूछताछ करने आ रहा है। वाणी मैडम केस के ही सिलसिले में उस लड़की के कॉलेज गई हैं। यार, ये एमएलए अब क्यों आ रहा है यहाँ? अभी तक एक सबूत तक नहीं मिला है और ये सबब। विजय ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। तभी बाहर लोगों के शोर गूंजने की आवाज आई। विजय ने शोर सुनकर शर्मा से पूछा, कैसा शोर है शर्मा ये? कुछ नहीं साहब, एमएलए आ गया। विजय को शौक लगा। उसने हड़बड़ाते हुए खुद को सही किया। इतनी जल्दी आ गया? वाणी भी आ नहीं है। तभी किसी के आने की आहट हुई। कुर्ता पायजामा पहने, आंखों में चश्मा लगाए, पान की पिचकारी मारते हुए एमएलए देशमुख ने थाने के अंदर कदम रखा। उसके डर से सारे कांस्टेबल, यहाँ तक कि विजय भी खुद खड़ा हो गया। सलाम ऑफिसर साहब। देशमुख ने हाथ को ऊपर उठाते हुए विजय को देखकर सलाम किया। बदले में विजय ने भी ऐसा ही किया। आइए आइए देशमुख जी, अंदर केबिन में बैठकर बात करते हैं, विजय ने रुमाल से पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ जरूर, देशमुख ने जवाब दिया। केबिन के अंदर विजय पूरी तरह से डरा हुआ था। वो जानता था कि देशमुख क्या चीज है और इसने क्या क्या किया है। घर में भी उसी का राज चलता था। उसका बेटा खुद अपने बाप के नीचे दब कर रहता था। ऐसा कोई नहीं था जो देशमुख के ऑर्डर को टाल दे। इसी वजह से विजय की हालत खराब थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द वो किलर आपके सामने होगा और मैं भी अभी यहाँ नया नया हूँ तो थोड़ा समय। पहले मेरी बात सुनिए आप, एमएलए ने रोकते हुए कहा। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए ना।
एक बार कह दिया तो कह दिया, पहली मेरी बात सुन। जी जी बोलिए। आप लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा है, एमएलए ने कहा। विजय ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए। एमएलए ने बाहर से एक लड़की को बुलाया। बेटा प्रीति। बाहर से एक खूबसूरत लड़की आई। हो दादा, उस लड़की ने अपने खुले बाल को संभालते हुए कहा। इग्डे येऊ थे बस। एमएलए ने विजय की तरफ देखकर कहा, ये मेरी इकलौती पोती है, प्रीति नाम है। विजय को कुछ समझ नहीं आया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत पूछा, तो फिर हमें जिसकी लाश मिली वो? वही तो मैं बोला, कोई तुम पुलिस वालों के साथ डबल क्रॉस कर रहा है। मैं बनारस में था, मुझे यहाँ से फोन गया था कि पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रीति है। साला हमारा भेजा ही सटक गया। ये क्या नौटंकी चल रहा है? डीजी तू मेरे साथ बनारस में थी, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ आया तेरे से बात करने। विजय वहीं सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर प्रीति जिंदा है तो वो लाश किसकी है? और ऐसा क्या देखा था उस लाश में डॉक्टरों ने जो बताया था कि एमएलए की पोती है? कई सवाल थे, कई रहस्य थे, और इन सारे सवालों का जवाब था वाणी के पास, क्योंकि वही विजय के आने से पहले इस केस को हैंडल कर रही थी। सर, कोई बड़ा लफड़ा होने वाला है, कोई है जो हमारी मारने वाला है, शर्मा ने कहा। ये तेरा कांस्टेबल सही कह रहा है विजय, मैं तेरे बारे में काफी कुछ सुना है, और जिस तरह से अभी ये सब हो रहा है, तेरा सारा इमेज मिट्टी में मिल जाएगा जो तूने इतने सालों में बनाया है। नहीं देशमुख जी, इतना आसान नहीं है। वो जो भी है, ये जो चुतियापा कर रहा है ना, बहुत भारी पड़ेगा, लिख के देता हूँ। एमएलए ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाया। देख, तुझे ये सब जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी है, भले ही उसने मेरी पोती के नाम का सहारा लिया, मेरी प्रीति को नहीं मारा, पर खून तो हो रहा है, और एक हफ्ते में 4-4 खून। समझ रहा है ना? मेरे से जो भी हो सकेगा मैं करेगा, बस तू उसे कैसे भी पकड़। पकड़ने के लिए पता भी तो रहना चाहिए कि किसी पकड़ना है। यहाँ तो ये किलर ही लापता है, वो पता करना तेरा काम है। अगर अपन का मदद तुझको मांगता है तो मैं करेगा, बाकी तू सोच करना क्या है। ठीक है, मैं चलता है। इतना कहकर एमएलए अपनी पोती को लेकर केबिन से निकल जाता है। शर्मा, देश पांडे। जी सर। जी सर, दोनों ने जवाब दिया। फोरेंसिक लैब चलना, जरा उन डॉक्टरों की माँ की आंख करना है, साले गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। इधर वाणी को भी पता लगता है कि उन लोगों के साथ क्या झोल किया गया था। वो भी सदमे में आ जाती है। थोड़ी देर खुद को संभालती है और फिर विजय को फोन करती है। हेलो सर, हम आर्या, फौरन फोरेंसिक लैब आ जाइए, विजय जवाब देता है। फोरेंसिक लैब के अंदर। देखिए मिस्टर विजय, आप हम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हमने वही आपको बताया जो हमने पाया उस लड़की की बॉडी में, डॉक्टर हेमंत ने विजय को समझाते हुए कहा। तो फिर आप ही बताइए, अगर प्रीति जिंदा है तो वो बॉडी किसकी है? और अगर प्रीति की है तो ये कैसे हो सकता है? विजय ने चिल्लाकर कहा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर हेमंत ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, और आप जरा बताएंगे कैसे? विजय ने शक भरी निगाहों से देखा। वो मैं बताती हूँ आपको मिस्टर विजय। तभी पीछे से एक लड़की जिसका नाम सोनम था, अपने हाथों से ग्लव्स उतारते हुए आई। जी आप? मैं सोनम, और यहाँ फोरेंसिक डिपार्टमेंट की स्केच आर्टिस्ट हूँ। उस लड़की का जले हुए चेहरे को मैंने ही दोबारा बनाया है और आप लोगों को बताया कि वो प्रीति है। मैडम, पर प्रीति तो जिंदा है, विजय ने झल्लाते हुए कहा। आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब था कि वो बॉडी प्रीति की है, बट वो प्रीति नहीं है। हो सकता है उसके हम शक्ल हो, सोनम ने समझाया। हम शक्ल? हाँ, कहते हैं कि हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। ये तो फिर भी एक है। आपको इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये चक्कर क्या है? किलर ने ऐसा क्यों किया? वो किससे बदला लेना चाह रहा है? क्योंकि बेवजह मौत बदले की तरफ इशारा करती है। वो पता लगाना आपका काम है, और मैं बाकी लड़कियों की स्केच पर काम कर रही हूँ। जैसे ही काम पूरा होता है आई विल इन्फॉर्म यू। ग्रेट। वैसे डॉक्टर हेमंत, विजय ने डॉक्टर हेमंत को देखते हुए कहा, आपको कुछ आइडिया है आखिर ये केस किस तरह भाग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे ही 20 साल इस लैब में नहीं बिता दिया, डॉक्टर हेमंत ने हंसते हुए आके कहा। चलिए मेरे केबिन में बैठकर ना मैटर पर बात करते हैं। हाँ चलिए, अच्छा रहेगा यही। केबिन के अंदर। हाँ डॉक्टर, तो बताइए आपको क्या लगता है? देखो विजय, मर्डर बहुत ही चालाकी से किया गया है, कोई सुराग नहीं छोड़ा है किलर ने। और हाँ, एक बात और कि जिस तरह से इन्हें मारा गया है, इससे पता चलता है कि किलर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि
क्योंकि उसने ऐसा प्लान किया है कि मुझे भी समझने में इतना दिन लग गया। और एक झटका देने वाला बात बताऊं? विजय ने चौंकते हुए पूछा। झटका देने वाली बात? वो क्या है? एक्चुअली जो 3 लड़कियां पहले मिली उनका कत्ल किया ही नहीं गया है। वो तो पहले ही मर चुकी थी। बस उन दोनों को किलर ने एसिड से जलाया और कुछ ऐसा किया पुलिस को और हम लोगों को ये मर्डर लगे। विजय अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो फिर ये किलर चाहता क्या है? ये तो पक्का है कि वो बदला लेना चाहता है और मेरा अनुभव कहता है कि उसने तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए सब किया है। बाकी उसने अपना काम अभी तक शुरू नहीं किया है। ये जो पहली लड़की जिसका चेहरा प्रीति से मिला, वो 2 हफ्ते पहले ही मर चुकी थी और उन दोनों लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस उसने इन तीनों की बॉडी का इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। और ऐसा करने से उसे क्या मिला होगा? हो सकता है तुम लोगों को इधर उलझाकर वो अपना प्लान बेफिक्र होकर बना रहा होगा। या ये भी हो सकता है कि ये सब करके वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हो। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, बस मैं अंदाजा लगा रहा हूँ सच क्या है। ये सब उसे पकड़ने के बाद ही पता चल सकता है कि सच है क्या। मे आई कम इन सर? वाणी ने दरवाजे पर से कहा। हाँ, आइए आइए मिस वाणी, विजय ने कहा। सर, और कुछ पता चला? वाणी के कहने पर विजय ने उसे सब कुछ बताया जो जो डॉक्टर हेमंत और सोनम ने उसके आने से पहले विजय को कहा था। सर, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हुआ है वो ट्रेलर था, फिल्म अभी तक शुरू नहीं हुई है ना? वाणी ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, पर एक बात है, वो जो भी है बुरा भी नहीं है। विजय ने कुछ सोचते हुए कहा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वाणी ने सवाल किया। क्योंकि अगर वो बुरा होता तो वो किसी जिंदा को भी मार सकता था। मुर्दों को मोहरा बनाकर हमें चूतिया नहीं बनाता। आपने देखा नहीं, यहाँ चारों लड़कियां पहले से ही मर चुकी थी। बस उसने इन लोगों के शरीर का सहारा लिया है। तो सर, अब? वाणी ने पूछा। अब हमें शहर के सारे जगहों में ये पता करना होगा कि किन किन जगहों से मरने वालों में लड़कियों की लाशें गायब हुई हैं और किसने की। विजय ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। सर, ये तो ठीक है, पर जो लेटर मिला था उसमें जो लिखा था वो सब क्या था? वाणी मैडम अब तक नहीं समझी। वो सब एक ट्रैप था, आप लोगों के दिमाग से खेलने के लिए किया गया था। अभी तो मुझे लग रहा है कि और मौत होने वाली है शहर में, डॉक्टर हेमंत ने समझाया। और आपको लगता है कि हम ऐसा होने देंगे? वाणी ने कहा। अभी भी तो कुछ नहीं कर पा रही हैं आप, इतना कुछ तो हो गया ना? डॉक्टर हेमंत ने टॉन्ट मारते हुए कहा। चलिए मिस वाणी, हम केस सॉल्व करके ही इनको जवाब देंगे। विजय ने इतना कहा और केबिन से उठकर बाहर चला गया। क्या विजय और वाणी मिलकर इन सवालों के जवाब खोज पाएंगे? कौन है जो मुर्दों का इस्तेमाल कर रहा है? आखिर किलर चाहता क्या है? किस मोड़ पर जाएगी ये कहानी? जानने के लिए सुनिए नरक का अगला भाग। नरक भाग 1। लेखक इंद्रजीत कुमार। मुंबई, जिसे सपनों का शहर